नमस्कार दोस्तों। आज 19 जून को रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं वीडियो। और Q&A लेने से पहले या फिर स्टॉक रिव्यूज़ लेने से पहले थोड़ा ग्लोबल मार्केट्स के बारे में बात कर लेते हैं, स्पेशली यूएस मार्केट्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि जो ट्रेड वॉर चल रहा था चाइना और यूएस के बीच में, उसमें एक कहीं ना कहीं कॉमा लगा है। फुल स्टॉप तो नहीं लगा है। फुल स्टॉप क्यों नहीं लगा है और कॉमा क्यों लगा है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे बाद में, बट कहीं ना कहीं एक कॉमा लगा है, विच इज़ रीज़न फॉर पीपल टू बी हैप्पी एक्चुअली। बट इफ़ यू लुक एट द S&P 500, इट हैजंट गॉन अप इन द लास्ट 2 days की। तो S&P 500 पिछले 2 दिनों में, इन स्पाइट ऑफ दिस गुड न्यूज़, हैज़ नॉट गॉन अप, बिकॉज पिछले 2 महीनों में काफ़ी एक तरह से ऊपर जा चुका है और ऑल टाइम हाइज के काफ़ी नज़दीक में है। तो क्या ऑल टाइम हाइज S&P 500 ब्रीच करेगा? मुझे नहीं लगता ऑल टाइम हाइज ब्रीच करेगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ इतने मेजर कुछ रीज़न है ऑल टाइम हाइज ब्रीच करने के लिए, एटलीस्ट इन द नेक्स्ट 15 to 20 days और जून एंड तक। मुझे लगता है कि ऑल टाइम हाइज ब्रीच नहीं करेगा। राइट। तो यूएस और चाइना के ट्रेड वॉर का थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ और इससे थोड़ी चीज़ें समझ में आएगी। तो जब लिबरेशन डे पे 2 अप्रैल पे डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्रेड वॉर घोषित कर दिया था, तो उसके बाद चाइना ने भी कुछ टैरिफ्स लगाए थे। ऑब्वियसली यूएस ने भी चाइना के ऊपर टैरिफ्स लगाए थे। बट उसके बाद एक बहुत क्रिटिकल चीज़ें हुई। ये 2-3 चीज़ें बहुत क्रिटिकल है ट्रेड वॉर में समझने के लिए, और उससे हम समझ सकते हैं कि S&P 500 किधर जाएगा और उसका इम्पैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट्स पे कितना रहेगा। तो अगर S&P 500 ऑल टाइम हाइज नहीं बनाएगा अगले 15-20 दिन में, तो इंडियन स्टॉक मार्केट्स भी रेंज बाउंड ही रहेंगे, कुछ नहीं होगा। राइट। तो यहाँ पे इंडिया आग बंद करके एक तरह से यूएस को फॉलो कर रहा है, यूएस मार्केट्स को फॉलो कर रहा है, सिंपल एज दैट। राइट। तो जब वो ट्रेड वॉर शुरू हुआ था, तो एक बहुत क्रिटिकल चीज़ हुई थी 2nd वीक ऑफ अप्रैल में, कि जो यूएस बॉन्ड यील्ड्स है वो 4.5% से ज़्यादा बढ़ने लग गए थे। तो मैं यूएस के 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स की बात कर रहा हूँ। ये अगर आप बॉन्ड यील्ड्स देखेंगे यहाँ पे, मई के महीने में, अप्रैल के महीने में, यहाँ पे बॉन्ड यील्ड्स काइंड ऑफ वेंट अप बाय 4.5, राइट। 4.6 एक तरह से बॉन्ड यील्ड्स वेंट अप, राइट। नॉर्मली बॉन्ड यील्ड्स जो रहते हैं वो 3.8% टू 4.3 या 4.2% के रेंज में रहता है। अभी ये गिर के करीबन 4.3% के रेंज में आए। बॉन्ड यील्ड्स का ऊपर जाना इतनी बड़ी बात क्यों थी? उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारे अपने स्टेटमेंट्स जो है, बहुत सारे टैरिफ्स जो है वो रिट्रैक्ट करिए थे और कहा कि हम डिस्कशन टेबल पे आकर बैठेंगे और डिस्कशन करेंगे। राइट। बॉन्ड यील्ड्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड प्राइजेस, राइट। अगर बॉन्ड प्राइजेस गिरते हैं तो बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जाते हैं। तो बॉन्ड प्राइजेस गिरना, क्या उसका मतलब क्या होता है? बॉन्ड प्राइजेस का गिरना, किसी भी चीज़ का गिरना, या फिर किसी स्टॉक का गिरना, या किसी बॉन्ड का गिरना, या किसी कमोडिटी का गिरना, ये कहलाता है कि द डिमांड फॉर दैट बॉन्ड, कमोडिटी, स्टॉक इज नॉट दैट मच देयर। तो डिमांड कम हो गया। राइट। बॉन्ड का डिमांड कम, बॉन्ड प्राइसेस या फिर बॉन्ड्स जो इशू करती है यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्यों इशू करती है? क्योंकि यूएस गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है अपने लोगों के लिए, सोशल सिक्योरिटी काइंड ऑफ प्रोग्राम्स करने हैं, मेडिकेयर करना है, मेडिकेट करना है। इंडियन गवर्नमेंट भी बॉन्ड्स इशू करती है। तो मेरे पेरेंट्स जो है वो इंदिरा आवास योजना खरीदते थे। एक जनरेशन पहले की बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि इंदिरा आवास योजना अभी है या नहीं। बट यूएस के भी गवर्नमेंट जो है बॉन्ड्स इशू करती है। क्यों करते बॉन्ड इशू? क्योंकि अपने लोगों के अंदर, अपने देश के अंदर उनको इन्वेस्ट करना होता है। एंड यू नो इफ यू लुक एट द यूएस इकोनॉमी, उनका जो रेवेन्यूज है करीबन $5 ट्रिलियन के रेवेन्यूज है जो टैक्सेस से उनको मिलते हैं, बट उनके जो खर्चे है वो करीबन $6.57 ट्रिलियन के खर्चे है। तो मतलब जो डेफिसिट है 1.5 to 2 ट्रिलियन का, उसको उसको कौन फंड करेगा? उसके लिए गवर्नमेंट जो है बॉन्ड्स निकालती है, राइट। और ये बॉन्ड्स खरीदते कौन है? बॉन्ड्स सबसे पहले जो खरीदते हैं कि दुनिया के जो दूसरे सेंट्रल बैंक्स है या दूसरे देश है, जैसे चाइना खरीदता है, इंडिया खरीदता है, इंग्लैंड खरीदता है, फ्रांस खरीदता है। तो ये लोग खरीदते हैं, राइट। और ये लोग क्यों खरीदते हैं बॉन्ड्स? एक, क्योंकि इस बॉन्ड को बैक करने वाला जो सॉवरेन है वो दुनिया का सबसे ताकतवर देश है और वो डिफॉल्ट नहीं करेगा, राइट। दूसरा, वो जो सॉवरेन जो बॉन्ड्स निकाल रहा है वो डॉलर में डिनोमिनेटेड है। तो आपको डॉलर चाहिए, विच इज द ग्लोबल रिजर्व करेंसी। तो दैट्स व्हाई इफ यू सी इंडिया के जो बॉन्ड रिजर्व्स है, ट्रेजरी रिजर्व्स भी बोलते हैं उनको, करीबन $750 बिलियन के, चाइना के $2.5 ट्रिलियन के। तो एवरीवन होल्ड्स दीज ट्रेजरी बॉन्ड्स, ट्रेजरीज बोलते हैं, टी बिल्स बोलते हैं, इसको बॉन्ड्स बोलते हैं, राइट। बिकॉज इट इज बैक्ड बाय द मोस्ट पावरफुल सॉवरेन ऑन अर्थ, वन, एंड सेकेंड, इट इज डिनोमिनेटेड इन डॉलर, विच इज अ ग्लोबल करेंसी, राइट। तो एक तरह से ऐसे समझिए कि आप लोग गोल्ड, हम लोग गोल्ड लेते हैं, गोल्ड फिर एक तरह से शादी वादी में जाते हैं तो गोल्ड अच्छे से दिखाते हैं, तो दुनिया को दिखाना होता है कि हमारे पास गोल्ड है, फिर आके हम गोल्ड रख देते हैं एक तरह से, राइट। तो सिमिलरली दुनिया को भी दिखाना होता है कि हर एक कंट्री को दिखाना होता है कि हमारे पास इतने ट्रेजरी रिजर्व्स है या फिर हमारे पास इतने डॉलर्स है। इट इज मोर ऑफ
it is a global reserve currency. That's why everyone wants to hoard it as well as hold it, right? तो ये जो बॉन्ड प्राइसेस जब बॉन्ड यील्ड्स जब ऊपर गए, इसका मतलब बॉन्ड प्राइसेस कम हो गए, जिसका मतलब बॉन्ड्स के लिए डिमांड कम हो गई। और जो मेजर सेंट्रल बैंक्स है, इसका मतलब है कि वो बॉन्ड्स खरीद नहीं रहे हैं, क्योंकि जो भी ये ट्रेड वॉर शुरू हुआ है उसकी वजह से द रिलेशंस बिटवीन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज विद विच यूएस हैज, इट हैज सार्ड, मतलब खराब हुआ है रिलेशनशिप, क्योंकि सब कुछ ठीक चल रहा था और फिर आकर ये सब खराब कर दिया एक तरह से, कि ये ट्रेड वॉर वगैरह शुरू कर दिया, राइट? कनाडा, मेक्सिको, चाइना के साथ, राइट? तो that's why the other countries or other central banks decided not to buy these US treasury bonds. And if other countries decide not to buy these US treasury bonds, तो फिर वो $2 ट्रिलियन का डेफिसिट जो है वो खर्चा कौन उठाएगा, राइट? क्योंकि आप टैक्सेस तो बढ़ा नहीं सकते, राइट? $5 ट्रिलियन से $6 ट्रिलियन अगर आप रेवेन्यूज में कलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे। टैक्सेस बढ़ाएंगे तो एक तरह से रिवोल्ट हो जाएगा जिस कंट्री में जो भी गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा रही है, राइट? सो वो डेफिसिट जो है, वो डेट जो है, वो एक तरह से किसी भी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो तब जाके एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने बैक ट्रैक किया और कहा कि हम नेगोशिएशन टेबल पर आकर बैठेंगे और डिस्कस करेंगे। ये एक चीज इंपॉर्टेंट थी। दूसरी एक तनातनी हो गई थी कि चाइना ने कह दिया कि हम जो रेयर अर्थ मटेरियल है, करीबन 9 रेयर अर्थ मटेरियल्स है, जब मई में चाइना ने कह दिया कि वो हम नहीं बेचेंगे यूएस को, राइट? और ये रेयर अर्थ मटेरियल जो है, इनका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यूएस का जो मिसाइल्स है या फिर जनरल आर्म्स एंड एमिनिशंस में ये रेयर अर्थ मटेरियल्स बहुत लगते हैं, जैसे टैंक्स में या फिर फाइटर जेट्स में, एयरक्राफ्ट्स में, एवियनिक्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेयर अर्थ मटीरियल्स है। या तो अगर ये रेयर अर्थ मटीरियल दुनिया को नहीं सप्लाई होंगे या फिर यूएस को सप्लाई नहीं होंगे, तो फिर डिफेंस इक्विपमेंट्स कैसे बनेंगे? मतलब इट्स बैड, आई मीन सिक्योरिटी इश्यूज हो जाएंगे, राइट? इंडिया में भी अभी वो ऑटो कंपोनेंट्स का मैग्नेट का इश्यू हो रहा है। दीज आर मैग्नेट्स विच कम फ्रॉम चाइना। तो चाइना ने कह दिया कि हम ये किसी को भी एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, यूएस को तो खासकर एक्सपोर्ट करेंगे ही नहीं रेयर अर्थ मटीरियल। तो यूएस ने फिर रिटेलिएशन में कह दिया कि फिर हम आपको सेमीकंडक्टर चिप्स नहीं देंगे। तो सेमीकंडक्टर चिप्स आपके फोन्स में जाते हैं, लैपटॉप्स में जाते हैं। तो एक तरह से यहाँ पे तनातनी फिर से हो गई। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि लेट्स सिट एट द नेगोशिएशन टेबल एंड रिजॉल्व दीज इश्यूज। तो ये इश्यूज जो है, ये 2 दिन पहले, स्पेशली ऑन द रेयर अर्थ मटेरियल पार्ट, ये 2 दिन पहले एक तरह से रिजॉल्व हुए, वो भी सिर्फ 6 महीने के लिए। तो चाइना ने कहा कि इट्स ओनली फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स, हम लोग आपको ये रेयर अर्थ मटेरियल या फिर रेयर अर्थ 9 मटेरियल्स जो है या 7 मटेरियल्स जो है वो आपको देंगे। एंड फिर आगे जाके देखेंगे कि ट्रेड डील में क्या होता है नहीं होता। इट्स ओनली काइंड ऑफ अ कॉमा, दिस इज नॉट अ फुल स्टॉप। तो मेजर जब ट्रेड डील अनाउंस होगी, मे बी इन द सेकेंड वीक ऑफ अगस्त, तब जाके पता चलेगा, तब एक तरह से अल्प विराम लगेगा, तब एक तरह से फुल स्टॉप लगेगा, वी होप, राइट? बट अभी के लिए इट्स जस्ट अ कॉमा। तो अगले 6 महीने का बंदोबस्त किया गया है रेयर अर्थ मटीरियल्स को चाइना को यूएस से सप्लाई करने का, और ऑब्वियसली सेमीकंडक्टर चिप्स जो है वो यूएस चाइना को सप्लाई करेगा। बट दिस इज नॉट एन एंड। तो कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट को पता है ये दिस इज नॉट एन एंड, तो इतना ज्यादा खुश भी नहीं हुआ S&P 500, तो इसलिए रेड में ही दिख रहा है पिछले 2 दिन में। सो द स्टॉक विच वी आर गोइंग टू रिव्यू टुडे इज ब्रेनबी सॉल्यूशंस फर्स्ट क्राई। सिन्हा पॉल और अरविंद सिंह श्री ने मुझे इस कंपनी को एनालिसिस करने के लिए एक तरह से they requested me in the comment section. So even if you want me to analyze any companies which you have in your portfolio, or you want to invest in any of the companies, please mention the name of the company in the comment section. मैं उसका analysis sooner or later भले ले लूँगा, right? So BrainBee Solutions Limited is First Cry, right? First Cry, ये फॉर द पीपल हु डू नॉट नो मच अबाउट फर्स्ट क्राई, थोड़ा मैं बता देता हूँ। ये बच्चों के कपड़े बनाती है कंपनी, राइट? सो इफ यू लुक एट दिस ग्राफ ओवर हियर, ये एक्सपेक्टिंग मदर्स के लिए भी सामान बनाती है, 0 to 6 months एंड देन टिल 6 to 12 years। तो बच्चे थोड़ा बड़े हो रहे, टीन्स बनते हैं, तब तक के लिए बच्चों के लिए ये सामान बनाती है ये कंपनी। और ये ई कॉमर्स कंपनी है, राइट? इनका जो बिजनेस है, बेसिकली इट्स अ प्योर प्ले मार्केट प्लेस, राइट? तो 70% ऑफ द बिजनेस हैपन्स थ्रू ऑनलाइन स्टोर्स। इफ यू सी ओवर हियर, 30% हैपन्स टू 1000 स्टोर्स दैट दिस कंपनी हैज। थर्ड पार्टी ब्रांड्स लिस्टेड है, वाइट लेबल्स भी खुद के लिस्टेड है, राइट? इंडिया बिजनेस 70% का, इंटरनेशनल बिजनेस अराउंड 10 to 15% का है, राइट? इस कंपनी का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ जो एक रिटेल ब्रांड बनाने के लिए आपको 3 चीज़ें ज़रूरत पड़ती है। एक तो आपके पास ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स होने चाहिए, कुछ खास होनी चाहिए उस प्रोडक्ट में। दूसरा, आपका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और तीसरा जो है,
जो मोट होना चाहिए वो आपके पास एक ब्रांड होना चाहिए। तो फर्स्ट क्राई एक इमर्जिंग ब्रांड है, मैं नहीं कहूँगा एक फुल फ्लेश्ड ब्रांड है। इसके जो होम ब्रांड्स है या फिर इसके जो खुद के एक तरह से प्रोडक्ट्स है या फिर होममेड ब्रांड्स है जैसे बेबी ओए या फिर बेबी हग, ये काफ़ी सही ब्रांड्स है, काफ़ी एक तरह से फेमस होते जा रहे हैं। एंड इट ऑपरेट्स इन अ ह्यूज टोटल एड्रेसेबल मार्केट। बच्चे तो इंडिया में बहुत है, तो यू नो it's a, it operates in a huge total addressable market, and it's playing on the unorganized to organized space. So this is a very competitive market. बच्चों के कपड़े आपको सब जगह पे मिल जाएंगे, छोटे छोटे शॉप्स में मिल जाएंगे, बड़े बड़े एक तरह से मॉल्स में भी मिल जाएंगे, बट सो इट इज़ वर्किंग ऑन दिस अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज प्ले। फंड रेस बहुत रिसेंटली इन्होंने करीबन 4,200 करोड़ का फंड रेस किया था, आईपीओ हुआ था, राइट। एंड द गाइडेंस विच द कंपनी इज गिविंग अराउंड 17 to 18% सेल ग्रोथ एज वेल एज एबिटा, राइट। सो इस कंपनी का जो 70% जो बिजनेस होता है ऑनलाइन, उसका एक सबसे एक the weakness that this company has is poor last mile delivery, and it has seen consumer slowdown in the last 1.5 year, due to which the sales growth and the profit growth were not great, right? तो थोड़े numbers देख लेते हैं। तो basically brain bees या फिर फर्स्ट ट्राई को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि एक तो द फैक्ट दैट आई हैव वर्कड ऑन मार्केट प्लेसेस, आई नो दैट मार्केट प्लेस टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू बिकम प्रॉफिटेबल, राइट। तो इसको बहुत अर्ली जज करना सही नहीं होगा, राइट। एंड बहुत वक्त तक मार्केट प्लेसेस पैसा नहीं बनाते। इवन इफ यू लुक ओवर योर दिस कंपनी हैज रिसेंटली टर्न्ड एबिटा पॉजिटिव। तो अगर आप देखो यहाँ पे 2023 मार्च तक ये नेगेटिव था एबिटा पे, बहुत रिसेंटली मार्च 2024 में दिस कंपनी हैज टर्न्ड एबिटा पॉजिटिव, राइट। इसके अगर आप सेल्स देखें पिछले साल के 18% है, तो जो कंज्यूमर स्लो डाउन, अर्बन स्लो डाउन की बात हो रही है वो यहाँ पे हो रही है। पिछले 3 साल के सेल्स अच्छे हैं, पिछले 5 साल के भी 57% सेल्स है, राइट। इफ यू लुक एट द पैट ग्रोथ फॉर द लास्ट 1 ईयर इट्स 41%। बट अगर आप इसका ROE देखें तो ये एक स्ट्रक्चरल बिजनेस, स्ट्रक्चरल ग्रोथ बिजनेस के ROE नहीं लगता। ये एक सिक्लिकल बिजनेस के ROE लगते हैं, बट एक्चुअली एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ बिजनेस है। कपड़े आप साल के 12 महीने खरीद सकते हैं, ऑब्वियसली दिवाली दशहरे के वक्त थोड़ा ज़्यादा खरीदते हैं, बट ये बच्चों के कपड़े, तो बच्चे जब पैदा होते हैं तो एक तरह से उनके कपड़े खरीदे जाते हैं, या फिर इसका कोई टाइम नहीं होता है, राइट। तो ROE, ROCs are poor. Even the other metrics, if you see, are poor as well. मतलब मैं ज़्यादा poor नहीं कहूँगा, poor would be a wrong word, because I think this business, though it has listed in the stock market, करीबन 20,000 crore का market capitalization, but it is still in a very incubatory stage. कंपनी बना के भी करीबन 10 साल हो चुके, बट स्टिल टू एक्सपेक्ट अ प्योर प्ले मार्केट प्लेस टू बी वेरी वेरी प्रॉफिटेबल विद इन let's say 7 years 10 years is a very big ask। तो इसके नेट प्रॉफिटेबिलिटी भी नेगेटिव है। मैंने CFO टू EBITDA लिखा ही नहीं है क्योंकि वहाँ पे ना प्रॉब्लम्स है, कुछ सही नहीं है, राइट। फ्री कैश फ्लो नेगेटिव कंपनी है, राइट। री इन्वेस्टमेंट रेट काफ़ी स्ट्रांग है, कंपनी अपने बिजनेस में एक तरह से री इन्वेस्ट कर रही है, राइट। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इस कंपनी का काफ़ी ज़्यादा है, इफ लुक ओवर ईयर, सॉरी काफ़ी कम है, फिलहाल कम ही है एक तरह से, क्योंकि काफ़ी इन्वेंट्री स्टैक की जाती है। तो मैं इस कंपनी के मॉल्स को विजिट कर चुका हूँ। इस कंपनी के मॉल्स में काफ़ी, मेरा एक पर्सनल व्यू था कि जो भी कपड़े या जो भी खिलौने मिल रहे हैं वहाँ पे थोड़े महंगे हैं एज कम्पेयर टू व्हाट आई गेट लेट्स से इन अदर स्टोर्स इन द सेम मॉल। तो मुझे थोड़ा महंगा लगा, बट आई थिंक इट्स टारगेटिंग अ मास प्रीमियम काइंड ऑफ एन ऑडियंस, एंड इट इज़ एबल टू काइंड ऑफ सेल द प्रोडक्ट्स विच इट इज़ टैकिंग, राइट। करीबन 1000 स्टोर्स हैं उनके, बट अभी तक वो स्टोर्स फुल पावर से फायर नहीं कर रहे। तो दैट इज समथिंग विच द कंपनी इज वर्किंग ऑन, राइट। तो इस कंपनी का इन्वेंट्री जैसे मैंने बताया कि काफ़ी ज़्यादा है, राइट। तो इफ़ एनी वन और इफ़ वन वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट इन द नरेटिव, देन दिस इज अ नरेटिव काइंड ऑफ अ स्टॉक, राइट, कि आगे बहुत बड़ा बनेगा, टोटल एड्रेसेबल बहुत मार्केट। नॉर्मली जो VCs कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं ना, वेंचर कैपिटल जो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, वो नरेटिव देख के करते हैं कि फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है, आगे जाके ज़बरदस्त कैश फ्लोज आएंगे। फिलहाल तो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, कैश फ्लोज भी नहीं है, सेल्स जबरदस्त आएंगे, 70% 80% से ग्रो होगा। सो दिस इज मोर ऑफ अ नरेटिव स्टॉक। तो अगर कोई लॉन्ग टर्म नरेटिव स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वर्किंग ऑन अ प्योर प्ले मार्केट प्लेस मॉडल, तो दैट इज समवन हु कैन लुक एट दिस स्टॉक, राइट। ये शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट नहीं करने के जैसा स्टॉक है। इवन इफ यू लुक एट दी स्टॉक प्राइस ऑफ ईयर, जब स्टॉक लिस्ट हुआ था काफ़ी ऊपर गया था, एक तरह से काफ़ी ऊपर प्राइस पे एक तरह से लिस्ट हुआ था, एंड देन द स्टॉक हैज़ काइंड ऑफ ब्रोकन, राइट। तो अगर उसका 50-day मूविंग एवरेज अगर आप देखो, तो यहाँ पे लग रहा है कि थोड़ा जो शॉर्ट टर्म बेरिशनेस जो है वो ख़त्म होगा, राइट। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दिस इज द येलो लाइन इज द 50-day मूविंग एवरेज, बट 200-day मूविंग एवरेज थोड़ा दूर ही है। तो लॉन्ग टर्म बेरिशनेस खत्म होने थोड़ा दूर लगेगा, बट शॉर्ट टर्म बेरिशनेस पे एक तरह से ट्रो हिट कर चुका है। ज़्यादा डाउनसाइड नहीं दिख रहा है यहाँ से, बट
people who want to bet on narratives, these kind of companies are for those kind of people. So guys, hope you like this analysis. Please subscribe to the channel if you haven't, and please like this video if you found this information helpful, and please share it with as many people as possible, so that, and please help me in kind of taking this channel to the next level. This is not a stock recommendation. Please do your own research before you kind of invest in the stock market.